नमस्कार। आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई कहानी सौत सुनाने जा रही हूँ। जब रजिया के 2-3 बच्चे होकर मर गए और उम्र ढल चली तो रामू का प्रेम उससे कुछ कम होने लगा और दूसरे ब्याह की धुन सवार हुई। आए दिन रजिया से भगझक होने लगी। रामू एक न एक बहाना खोजकर रजिया पर बिगड़ता और उसे मारता और अंत को वह नई स्त्री ले ही आया। इसका नाम था दासी। चंपई रंग था, बड़ी बड़ी आंखें, जवानी की उम्र। पीली कुशांगी रजिया भला इस नौयौवना के सामने क्या जंचती। फिर भी वह जाते हुए स्वामित्व को जितने दिन हो सके अपने अधिकार में रखना चाहती थी। तिगरते हुए छप्पर को धुनियों से संभालने की चेष्टा कर रही थी। इस घर को उसने मर मर कर बनाया था, उसे सहज में ही नहीं छोड़ सकती। वह इतनी बेसमझ नहीं है कि घर छोड़कर जी जाए और दासी दाज करे। एक दिन रजिया ने रामू से कहा, मेरे पास नई साड़ी नहीं है, जाकर ला दो। रामू उसके एक दिन पहले दासी के लिए अच्छी सी चुंदरी लाया था। रजिया की मांग सुनकर बोला, मेरे पास अभी रुपया नहीं है। रजिया को साड़ी की उतनी चाह न थी जितनी रामू और दसिया के आनंद में विघ्न डालने की। बोली, रुपए नहीं थे तो कल अपनी चहेती के लिए चुंदरी क्यों लाए? चुंदरी के बदले उसी दाम में 2 साड़ियाँ लाते तो एक मेरे काम ना आती। रामू ने स्वेच्छा भाव से कहा, मेरी इच्छा, जो चाहूँगा करूँगा। तू बोलने वाली कौन है? अभी उसके खाने खेलने के दिन है। तू चाहती है उसे अभी से तेल नून की चिंता में डाल दूँ? यह मुझसे न होगा। तुझे ओढ़ने पहनने की साध है तो काम कर। भगवान ने क्या हाथ पैर नहीं दिए हैं? पहले तो घड़ी रात उठकर काम धंधे में लग जाती थी, अब उसकी डाह में पहर दिन तक पड़े रहती है। तो रुपए क्या आकाश से गिरेंगे? मैं तेरे लिए अपनी जान थोड़े ही दे दूंगा। रजिया ने कहा, तो क्या मैं उसकी लौंडी हूँ कि वह रानी बनी पड़ी रहे और मैं घर का सारा काम करती रहूँ? इतने दिनों छाती फाड़कर काम किया, उसका यह फल मिला तो अब मेरी बला से काम करने आती है। मैं जैसे रखूँगा वैसे ही तुझे रहना पड़ेगा। मेरी इच्छा होगी नहीं अलग हो जाऊंगी। जो तेरी इच्छा हो कर, मेरा गला छोड़। अच्छी बात है, आज से तेरा गला छोड़ती हूँ। समझ लूँगी विधवा हो गई। रामू दिल में इतना तो समझता था कि गृहस्थी रजिया ने जोड़ी हुई है, चाहे उसके रूप में उसके लोचन विलास के लिए आकर्षण न हो। संभव था कुछ देर बाद वह जाकर रजिया को मना लेता, पर दासरी भी कूटनीति में कुशल थी। उसने गर्म लोहे पर चोटें जमाना शुरू की। बोली, आज देवी किस बात पर बिगड़ रही थी? रामू ने उदास मन से कहा, तेरी चुंदरी के पीछे महाभारत मचाए हुए हैं। अब कहती है अलग रहूंगी। मैंने कह दिया, तेरी जरे इच्छा होकर। दसिया ने आंखें मटकाकर कहा, यह सब नखरे हैं कि आकर हाथ पांव जोड़े मनावन करे और कुछ नहीं। तुम चुपचाप बैठे रहो, 2-4 दिन में आप ही गर्मी उतर जाएगी। तुम कुछ बोलना नहीं, उसका मिजाज है आसमान पर चढ़ जाएगा। रामू ने गंभीर भाव से कहा, दासी, तुम तो जानती हो वह कितनी घमंडिन है। वह मुंह से जो बात कहती है उसे कहकर छोड़ती है। तेजिया को भी रामू से ऐसी कृतज्ञता की आशा न थी। वह जब पहले की सी सुंदर नहीं, इसलिए रामू का उससे प्रेम नहीं है। पुरुष चरित्र में कोई असाधारण बात न थी, लेकिन रामू उससे अलग रहेगा इसका उससे विश्वास न आता था। यह घर उसी ने पैसा जोड़ जोड़ कर बनवाया, गृहस्थी भी उसी की जोड़ी हुई है, अनाज का लेन देन उसी ने शुरू किया। इस घर में आकर उसने कौन कौन से कष्ट नहीं झेले, इसलिए तो कि पौरुख थक जाने पर एक टुकड़ा चैन से खाएगी और पड़ी रहेगी। और आज वह इतनी निर्दयता से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दी गई। रामू ने इतना भी नहीं कहा, तू अलग नहीं रहने पाएगी, या मैं खुद मर जाऊंगा या तुझे मार डालूंगा, पर तुझे अलग न रहने होने दूंगा। तुझसे मेरा ब्याह हुआ है, हंसी ठट्ठा नहीं है। तो जब रामू को उसकी परवाह नहीं है तो वह क्यों रामू की परवाह करे? क्या सभी स्त्रियों के पुरुष बैठे होते हैं? सभी के माँ बाप बेटे पोते होते हैं? आज उसके लड़के जीते होते
तो मजाल था कि नई स्त्री लाते। क्या यह मेरी दुर्गति करते? इस निर्दयी को मेरे ऊपर इतनी भी दया न आई। नारी हृदय की सारी परवशता इस अत्याचार के विरोध करने लगी। वही आग जो मोटी लकड़ी को स्पर्श भी न कर सकती, फूस को जलाकर भस्म कर देती है। दूसरे दिन रजिया एक दूसरे गांव चली गई। उसने अपने साथ कुछ न लिया। जो साड़ी उसकी देह पर थी वही उसकी सारी संपत्ति थी। विधाता ने उसके बालकों को पहले ही छीन लिया था, आज घर भी छीन लिया। रामू उस समय दासी के साथ बैठा हुआ आमोद विनोद कर रहा था। रजिया को जाते देखकर शायद वह समझ न सका कि वह चली जा रही है। रजिया ने यही समझा। इस तरह चोरों की भांति वह जाना भी नहीं चाहती थी। वह दासी उसके पति को और सारे गांव को दिखा देना चाहती थी कि वह इस घर से धेले की चीज भी नहीं ले जा रही है। गांव वालों की दृष्टि में आमू का अपमान करना ही उसका लक्ष्य था। उसके चुपचाप चले जाने से तो कुछ भी न होगा, उल्टा रामू सबसे कहेगा रजिया घर की सारी संपदा उठा ले गई। उसने रामू को पुकार कर कहा, संभालो अपना घर, मैं जाती हूँ। तुम्हारे घर की कोई चीज अपने साथ नहीं ले जाती। रामू एक क्षण के लिए कर्तव्य भ्रष्ट हो गया। क्या कहे, उसकी समझ में नहीं आया। उसे आशा न थी कि वो यूं जाएगी। उसने सोचा था जब वह घर ढोकर ले जाने लगेगी तब गांव वालों उसको दिखाकर उसकी सहानुभूति प्राप्त करेगा। अब क्या करे? दसिया बोली, जाकर गांव में ढिढोरा पीट आओ, यहाँ किसी का डर नहीं है। तू अपने घर से ले ही क्या आई थी जो कुछ लेकर जाएगी? रजिया ने उसका मुंह न लगकर रामू से ही कहा, सुनते हो अपनी चहेती की बातें? फिर भी मुंह नहीं खुलता। मैं तो जाती हूँ, लेकिन दस्सो रानी, तुम भी बहुत दिन तक राज न करोगी। ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं फलता। बड़े बड़े घमंडियों के घमंड चूर कर देते हैं। दसिया ठट्ठा मारकर हंसी, पर रामू ने सिर झुका लिया। दसिया चली गई। रजिया जिस दिन नए गांव आई वह रामू के गांव से ही मिला हुआ था, अतएव वहाँ के लोग उसे परिचित थे। वह कैसी कुशल गृहिणी है, कैसी मेहनती, कैसी बात की सच्ची, यह यहाँ किसी से छिपा न था। रजिया को मजूरी मिलने में कोई बाधा न हुई। जो एक लेकर दो काम करे उसे काम की क्या कमी। 3 साल एक रजिया ने कैसे काटे, कैसे नई गृहस्थी बनाई, कैसे खेती शुरू की, इसका बखान करने बैठे तो पोथी हो जाए। संशय के जितने मंत्र हैं, जितने साधन हैं, वह रजिया को खूब मालूम थे। फिर अब उससे लाग हो गई थी कि लाग में आदमी की शक्ति का बड़ा व्यापार नहीं रहता। गांव वाले उसका परिश्रम देखकर दांतों तले उंगली दबाते थे। वह रामू को दिखा देना चाहती थी कि मैं तुमसे अलग होकर भी आराम से रह सकती हूँ। अब वह पराधीन नारी नहीं है, अपनी कमाई खाती है। रजिया के पास बैलों की एक अच्छी जोड़ी है। रजिया उन्हें केवल खली भूस देकर नहीं रह जाती, रोज दो रोटियां खिलाती है, फिर उन्हें घंटों सहलाती है। कभी कभी उनके कंधों पर सिर रख कर रोती है और कहती है, अब बेटे हो तो, पति हो तो तुम ही हो, मेरी जाल अब तुम्हारे ही साथ है। दोनों बैल शायद रजिया की भाषा और भाव समझते थे। वे मनुष्य नहीं, बैल हैं। दोनों सिर नीचा कर रजिया का हाथ चाटकर उसे आश्वासन देते हैं। वे उसे देखते ही कितने प्रेम से उसकी ओर ताकने लगते हैं, कितने हर्ष से कंधा झुकाकर परजुबा रखवाते हैं और कैसा जी तोड़ काम करते हैं। यह वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने बैलों की सेवा की है और उनके हृदय को अपनाया है। रजिया इस गांव की चौधराइन है। उसकी बुद्धि से जो पहले नित्य आधार खोजती थी वह स्वच्छंद रूप से अपना विकास न कर सकती थी, अब छाया से निकलकर प्रौढ़ और उन्नत हो गई है। एक दिन रजिया घर लौटी तो एक आदमी ने कहा, तुमने नहीं सुना चौधराइन, रामू तो बहुत बीमार है, सुना 10 लंघन हो गए हैं। रजिया ने उस उदासीनता से कहा, जूड़ी है क्या? जूड़ी नहीं, कोई दूसरा रोग है। बाहर खाट पर पड़ा था, मैंने पूछा कैसा जी है रामू, तो रोने लगा। बुरा हाल है, घर पर एक भी पैसा नहीं कि दवा दारू करे। दसिया के एक लड़का हुआ है, वह तो पहले भी काम धंधा ना करती थी और अब तो लड़कोरी है, कैसे काम करने आए। सारी मार रामू के सिर जाती है, फिर गहने चाहे, नई दुल्हन यूँ कैसे रहे।
रजिया ने घर में जाते हुए कहा। जो जैसा करेगा आप भोगेगा। लेकिन अंदर उसका जी न लगा। वह एक झट फिर बाहर आई। शायद उस आदमी से कुछ पूछना चाहती थी और इस अंदाज से पूछना चाहती थी मानो उसे कुछ परवाह नहीं है। पर वह आदमी चला गया था। रजिया ने पूरब पश्चिम में जाकर देखा, वह कहीं न मिला। तब रजिया द्वार के चौखट पर बैठ गई। इसे वे शब्द याद आए जो उसने 3 साल पहले रामू के घर के समय चलते समय कहे थे। उस वक्त जलन में उसने शाप दिया था। अब वह जलन न थी। समय ने उसे बहुत शांत कर दिया था। रामू और दासी की हीनावस्था अब ईर्ष्या के योग नहीं, दया के योग थी। उसने सोचा, रामू को 10 लंघन हो गए हैं तो अवश्य उसकी दशा अच्छी न होगी। कुछ ऐसा मोटा ताजा तो पहले भी न था। 10 लंघन ने तो बिल्कुल ही घुना डाला होगा। फिर इधर खेती बाड़ी में भी टोटा ही रहा, खाने पीने को भी ठीक ठाक न मिला होगा। पड़ोसी के स्त्री आग लेने के बहाने आकर पूछा, सुना रामू बहुत बीमार है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तुम्हें इतनी बेदर्दी से निकाला कि कोई अपनी बैरी को भी ना निकालेगा। रजिया ने टोका, नहीं दीदी, ऐसी बात न थी। वे तो बेचारे कुछ बोले ही नहीं। मैं चली तो सिर झुका लिया। दसिया के कहने में आकर वह चाहे जो कुछ भी कर बैठे हों, यूँ मुझे कभी कुछ नहीं कहा। किसी की बुराई क्यों करूं? फिर कौन मर्द ऐसा है जो औरतों के वश में नहीं हो जाता? दसिया के कारण उनकी यह दशा हुई है। पड़ोसी ने आग न मांगा, मुंह फेर कर चली गई। रजिया ने कलसा और रस्से उठाए और कुआं पर पानी खींचने चले गई। बैलों को सानी पानी देने की बेला आ गई थी, पर उसकी आंखें उस रास्ते पर लगी हुई थी जो मलसी रामू का गांव को जाता था। उससे बुलाने अवश्य आ रहा होगा कोई। बिना बुलाए वह कैसे जा सकती है? लोग कहेंगे आखिर दौड़ी आई ना। मगर रामू तो अचेत पड़ा होगा। 10 लंघन थोड़े नहीं होते। उसकी देह में ही था क्या? फिर उसे कौन बुलाएगा? दसिया को क्या गरज पड़ी है? कोई दूसरा घर कर लेगी। जवान है, 100 गाहक मिलावेंगे। अच्छा, वह आ तो रहा है। हाँ, आ रहा है। कुछ घबराया सा जान पड़ता है। कौन आदमी है? इसे तो कभी मैंने मलसी में नहीं देखा। मगर उस वक्त से मलसी में कभी गई भी तो नहीं। 2-4 नए आदमी आकर बसे ही होंगे। बटोही चुपचाप कुएं के पास से निकला। रजिया ने कलसा जगत पर रख दिया और उसके पास आकर बोली, रामू महतो ने भेजा है तुम्हें? अच्छा तो चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, अभी मुझे कुछ देर है। बैलों को सानी पानी देना है, फिर दिया बत्ती करनी है। तुम्हें रुपए दे दूँ? जाकर दसिया को दे देना। कह देना कोई काम हो तो बुला भेजे। बटोही रामू को क्या जाने, किसी दूसरे गांव का रहने वाला था। पहले तो चकराया, फिर समझ गया। चुपके से रजिया के साथ चला गया और रुपए लेकर लंबा हुआ। चलते चलते रजिया ने पूछा, अब क्या हाल है उनका? बटोही ने अटकल से कहा, अब तो कुछ संभल रहे हैं। दसिया बहुत रो तो नहीं रही है? रोती तो नहीं थी। वह क्यों रोएगी? मालूम होगा पीछे। बटोही चला गया तो रजिया बैलों को पानी सानी किया, पर मन रामू की ही ओर लगा हुआ था। स्नेह स्मृतियाँ छोटी छोटी तरीकाओं की भांति मन में उदित होती जाती थी। एक बार जब वो बीमार पड़ी थी, वह बात याद आई। 10 साल हो गए, वह कैसे दिन रात उसके सिरहाने बैठा रहता था। खाना पीना तक भूल गया था। उसके मन में आए क्यों न चलकर देख ही आए। कोई क्या कहेगा? किसका मुँह है जो कुछ कहे? चोरी करने नहीं जा रही हूँ, उस आदमी के पास जा रही हूँ जिसके साथ 15-20 साल ही हूँ। दसिया नाक सिकोड़ेगी, मुझे उससे क्या मतलब। रजिया ने किवाड़ बंद किए, उस सहेजा, घर मजूर को सहेजा और रामू को देखने चली, कांपती झिझकती, क्षमा का दान लिए हुए। रामू को थोड़े ही दिन में मालूम हो गया था कि उसके घर की आत्मा निकल गई है। वह चाहे कितना जोर करे, कितना ही सिर खपाए, उसमें स्फूर्ति नहीं आती। दासी सुंदरी थी तो शौकीन थी और फूहड़ थी। जब पहला नशा उतरा तो ठाएं ठाएं शुरू हुई। खेती की उपज कम होने लगी और जो होती भी थी वह उटपटांग खर्च होती थी। ऋण लेना पड़ता था। इसी चिंता और शोक में उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। शुरू में कुछ परवाह न की, परवाह करके भी क्या करता, घर में पैसे न थे।
आतताइयों की चिकित्सा और बीमारी की जड़ और मजबूत कर दी। और आज 10-12 दिन से उसका दाना पानी छूट गया था। मौत के इंतजार में खाट पर पड़ा कहार रहा था। और अब वह दशा हो गई थी जब वह हम भविष्य से निश्चिंत होकर अतीत में विश्वास करते हैं। जैसे कोई गाड़ी आगे आकर रास्ता बंद पाकर पीछे लौटे। रजिया को याद करके वह बार बार रोता और दासी को कोसता, तेरे ही कारण मैंने उसे घर से निकाला। वह क्या गई, लक्ष्मी चली गई। मैं जानता हूँ अब भी बुलाऊं तो दौड़ी आएगी, लेकिन बुलाऊं किस मुंह से। एक बार वह आ जाती और उससे अपने अपराध का क्षमा करा लेती, फिर मैं खुशी से मरता। और लालसा नहीं है। सहसा रजिया ने आकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, कैसा जी है तुम्हारा? मुझे तो आज हाल मिला। रामू ने सजल नेत्रों से उसे देखा पर कुछ कह न सका। दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया, पर हाथ जुड़े ही रह गए और आंख उलट गई। लाश घर में पड़ी थी। रजिया रोती थी, दसिया चिंतित थी। घर में रुपए का नाम नहीं, लकड़ी तो चाहिए ही, उठाने वाले भी जलपान करेंगे ही। कफन के बगैर लाश उठेगी कैसे? 10 से कम का खर्च न था। यहाँ घर में 10 पैसे भी नहीं। कह रही थी आज गहन आफत आई। ऐसी कीमती भारी गहने ही कौन थे? किसान की बिसात ही क्या। 2-3 नग बेचने से 10 लाख मिल जाएंगे, मगर और हो ही क्या सकता है। उसने चौधरी के लड़कों को बुलाकर कहा, देवर जी, यह बेड़ा कैसे पार लागे? गांव में कोई धेले का भी विश्वास करने वाला नहीं। मेरे गहने हैं, चौधरी से कहो इन्हें गिरो रख कर आज का काम चलाए, फिर भगवान मालिक है। रजिया से क्यों नहीं मांग लेती? सहसा रजिया आंखें पूछते हुए आ निकली। कान में भनक पड़ी, पूछा, क्या है जोखू, क्या सलाह कर रहे हो? अब मिट्टी उठाओगे कि सलाह की बेला है? हाँ, उसी का इंतजाम कर रहा हूँ। रुपए पैसे तो यहाँ होंगे नहीं, बीमारी में खर्च हो गए होंगे। इस बेचारी को तो बीच मझधार में लाकर छोड़ दिया। तुम लपक कर उस घर चले जाओ भैया, कौन दूर है, कुंजी लेते जाओ। मजदूर से कहना भंडार के पास 50 रुपए निकाल दे, कहता ऊपर की पटरी पर रखे हैं। वह तो कुंजी लेकर उधर गया। इधर दसिया राजू के पैर पकड़कर रोने लगी। बहनापे किए शब्द उसके हृदय में बैठ गए। उसने देखा रजिया कितनी दया, कितनी क्षमा है। रजिया उसे छाती लगाकर कहा, क्यों रोती है बहन, वह चला गया, मैं तो हूँ, किसी बात की चिंता ना कर। इसी घर में हम और तुम दोनों उसके नाम पर बैठेंगी। मैं वहाँ भी देखूंगी, यहाँ भी देखूंगी। धाप घर की बात ही क्या है। कोई तुमसे गहने मांगे तो मत देना। दसिया का जी होता था कि सिर पटक कर मर जाए। इसे उसने कितना जलाया, कितना रुलाया और घर से निकाल कर छोड़ा। रजिया ने पूछा, जिस जिसके रुपए हो सूरत करके मुझे बता देना, मैं झगड़ा नहीं रखना चाहती। बच्चा दुबला क्यों हो रहा है? दसिया बोली, मेरे दूध होता ही नहीं। गाय जो तुम छोड़कर गई थी वह मर गई, दूध नहीं पाता। राम राम, बेचारा मुरझा गया है। मैं कल ही गाय लाऊंगी, सब एक गृहस्थी उठा लाऊंगी। वहाँ क्या रखा है? लाश उठी। रजिया उसके साथ गई। दाह कर्म किया, भोज हुआ। कोई 200 रुपये खर्च हो गए, किसी से मांगने न पड़े। दसिया के जौहर भी इस त्याग की आँच में निकल आए। विलासिनी सेवा की मूर्ति बन गई। आज रामू को मरे 7 साल हुए हैं। रजिया घर संभाले हुए है। दसिया को वह सौत नहीं, बेटी समझती है। पहले उसे पहनाकर तब आप पहनती है और उसे खिलाकर आप खाती है। जो खूब पढ़ने जाता है उसकी सगाई की बात पक्की हो गई है। इस जाति में बचपन में ही ब्याह हो जाता है। दसिया ने कहा, बहन गहने बनवा कर क्या करोगी, मेरे गहने तो धरे ही हैं। रजिया ने कहा, नहीं रे, उसके लिए नए गहने बनवाऊंगी। अभी तो तेरा हाथ चलता है, जब थक जाऊं तो जो चाहे करना। अभी तेरे पहनने ओढ़ने के दिन है, तो अपने गहने रहने दे। नाइक
ठाकुर सुहाती करके बोली, आज जोखू के बाप होते तो कुछ और ही बात होती। रजिया ने कहा, वे नहीं हैं तो मैं तो हूँ, वे जितना करते उसका दूना करूँगी। जब मैं मर जाऊँ तब कहना कि जोखू का बाप नहीं है। ब्याह के दिन दसिया को रोते देख रजिया ने कहा, बहू तुम क्यों रोती हो? अभी तो मैं जीती हूँ। घर तुम्हारा है, जैसे चाहे रहो, मुझे एक रोटी दे दो बस। और मुझे क्या चाहिए? मेरा आदमी मर गया, तुम्हारा तो अभी जीता है। दसिया उसकी गोद में सिर रख दिया और खूब रोई। जीजी तुम मेरी माता हो, तुम न होती तो मैं किसके द्वार पर खड़ी होती। घर में तो बस चूहे लौटते थे, उनके राज में मुझे दुख ही दुख उठाने पड़े। सुहाग का सुख तो तुम्हारे राज में मिला है। मैं दुख से नहीं रोती, रोती हूँ भगवान की दया पर कि कहाँ मैं और कहाँ यह खुशहाली। रजिया मुस्कुराकर रो दी। मुंशी प्रेमचंद की द्वारा लिखी हुई कहानी सौत यहीं पर समाप्त होती है। मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।